क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। ठीक है, साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET CUET वगैरह वगैरह की तैयारी होती है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप घर बैठ के चाहते हैं कि अलीगढ़ के एक्सपीरियंस टीचर से अपने आप को तैयार करें, तो आप ऑनलाइन मोड पे जुड़ सकते हैं। वो लोग जो लोग अलीगढ़ नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पे जुड़ ही सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग AMU जामिया दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिगार्डेड आते रहते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता, आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं थे, तो आपको पता भी नहीं चलता लास्ट डेट कब निकल गया, कब टेस्ट हो गया, कब फॉर्म आया, कब गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप बाद में जब लास्ट डेट निकल जाता है तो आपको खबर करते हैं, पूछते हैं कि भाई लास्ट डेट फॉर्म कब आएगा, क्या होगा। पता ही यहाँ चला कि यहाँ तो फॉर्म वॉर्म भर के लास्ट डेट कब का निकल चुका है। फिर आपका साल चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई खर्चा तो है नहीं कि आपको घर से कुछ जा रहा है। हाँ, लेकिन आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इक्विलिब्रियम के बारे में बताया बहुत सारी चीज़ें, और बताया कि जब कभी इक्विलिब्रियम आता है तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस जो ना दोनों सेम हो जाते हैं, और एक स्टेज आ जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो है ना रुक गया है, स्टॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो प्रोसेस इक्वली रिवर्सिबल होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों बराबर होते हैं। तो उसकी वजह से उसके जितने भी मेजरेबल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, कलर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सभी एक कांस्टेंट हो जाते हैं। और चूंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता तो ऐसा लगता है कि वो स्टॉप हो गया, मगर वो इक्वली होते रहते हैं, यानी जितना आगे होता है फॉरवर्ड होता है उतना ही बैकवर्ड होता है। और ये हम लोगों ने पिछले क्लास में इतनी सारी बहुत सारी बातें बताई। आगे हम लोग उसके आगे अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम में बहुत सारी बातें हैं, तो मैं जो बातें हैं वो बताता हूँ आगे का। पिछले दिनों में हम लोगों ने क्लास में जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम बता रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने लिक्विड वेपर लिया था, लिक्विड गैस लिया था, और लिक्विड में क्या लिया था, हम लोगों ने वाटर लिया था। ठीक है, लिक्विड का ये हम लोगों ने बताया था। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ इक्विलिब्रियम का। ये जो वेपर का प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो ये वेपर जो है ना इधर की तरफ आता है, ये वेपर इधर से प्रेशर बढ़ाता है इसमें, और इसके प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो मरकरी है इसका लेवल चेंज हो जाता है इस तरह से। ये मैनोमीटर है जिससे हम लोग इसका प्रेशर को रीडिंग लेते हैं कि कितना इसका प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पे इस प्रेशर को रीडिंग लेने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला दे रखा, P = H रो जी, यानी ये जो है कितना हाइट है, ये तो H हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है 13.6 10⁻³ kg/m³। तो ये H है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 10⁻³ kg/m³। और ये G का वैल्यू मान लो हम लोग 10 ले लेते हैं, और ये हाइट जितना भी होगा इससे हम लोग हाइट का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
और इससे पता चल जाता है कि ये वेपर का प्रेशर कितना है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये वेपर प्रेशर कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से ये हाइट राइज करेगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर अगर दोनों बराबर हो गए, जैसे ये ओपन होगा ना, तो जो लिक्विड के सरफेस पे होगा वो बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। जब हम लोगों ने कल बताया था कि जब शुरू करते हैं तो दोनों में सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर दोनों जगह बराबर होता है, 1 atm होता है। लेकिन जब थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलता रहता है तो यहाँ वेपर प्रेशर जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से अंदर सिस्टम के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है और उसको प्रेशर बढ़ने की वजह से ये मरकरी जो है ना, जो बराबर था, इक्वल लेवल पे था, अब ये ऊपर नीचे हो जाता है। ये जितना हाइट होगा, इस हाइट को यहाँ वैल्यू डालेंगे, ये इसके अंदर मरकरी होता है बेसिकली। ये जो मरकरी है तो उसकी डेंसिटी होता है 13.6 10⁻³ kg/m³। और जी का वैल्यू डाल के इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलता है कि ये जो प्रेशर है अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है। ये हमें डिफरेंशियल प्रेशर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ इनसाइड माइनस प्रेशर ऑफ आउटसाइड। ठीक है ना। इसको इनसाइड आउटसाइड, ये सिस्टम के अंदर का है और ये सिस्टम के बाहर का प्रेशर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा पी होता है और इसको हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं। कितनी बात समझ में आई? ये तो जब था जब वाटर लिया था, वाटर का एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो एक रूम टेम्परेचर से हमने बताया था कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था उसी के हिसाब से होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में लिया था 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था हम लोगों ने। ये जो एक होता वोलाटाइल, वोलाटाइल तो जानते हैं, the substance which can be easily convert into vapor or the rate of conversion of liquid into vapor is called volatile nature। ठीक है ना, वोलाटाइल नेचर। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी लिक्विड से वेपर में चेंज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, क्योंकि ये बहुत आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बहुत सारे हम लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं तो बॉटल के अंदर जो है वो तो हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड में होता है, लेकिन जैसे उसको प्रेस करके बाहर निकालते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और वो फिर वो जो है लिक्विड से गैस बन जाता है और फिर पूरा रूम में या जहाँ पे उसको यूज़ करते हैं वहाँ पूरा फैल जाता वो। तो वोलाटाइल नेचर था। वोलाटाइल सब्सटेंस तो जानते हैं, द सब्सटेंस विच कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू वेपर आइदर फ्रॉम लिक्विड और सॉलिड ऑल्सो। जैसे हम लोगों ने सब्लिमेशन का प्रोसेस किया है तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और अगर परफ्यूम वगैरह है तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसकी जो वोलाटाइल नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट होता है लेकिन ये वोलाटाइल नहीं है, ये इसका, और अगर रेट ऑफ वोलाटाइल बोलेंगे तो बहुत ही कम नेचर होता है वो लिक्विड वाटर का। वोलाटाइल नेचर बहुत ही कम होता है, वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। जब बाहर से पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो वाटर के अंदर जो है, हमने ये भी बताया था कि वाटर लिक्विड क्यों होता है, ये भी एक सवाल हमने कराया था कि वाटर लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे को अटैच करके रखता है, बांध के रखता है, इसलिए वाटर लिक्विड होता है। अब जितना हीट मिलता है उसके हिसाब से ये जो वाटर है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता है और वो फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन जितना हीट एनर्जी मिलेगा या टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर से पता चल जाता है कि बाहर का हीट कितना है या बाहर का टेम्परेचर कितना है, उसी से पता चला गर्मी कितना मिल रहा है, उसी के हिसाब से रेट ऑफ एवापोरेशन होता है। जैसे हम लोगों ने बताया था अभी कि जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें पानी अगर डालेंगे तो देखते ही फिर सब पानी जो है ना भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन सर्दी के दिन में भी अगर पानी डालेंगे तो वो एवापोरेट तो होता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, देर तक भीगा रहता है। तो सर्दियों में लो टेम्परेचर होने की वजह से उसका रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होता है, मगर गर्मियों में जो
लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने की वजह से रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत फास्ट होता है। तो रेट जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोग एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं ताकि उसी टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करें कि कितना इक्विलिब्रियम आ रहा है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। कितनी बात समझ में आई? तो ये तो था हमारा वाटर जिसका अपना एक प्रेशर आ गया और हमने प्रेशर डिफरेंस रीड कर लिया। अगर हम लोगों ने मान लिए यहाँ पे जो लिक्विड है वाटर की जगह पे कोई और लिक्विड ले ले, जैसे बहुत सारे लिक्विड होते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल है, अगर इसको ले लिया जाए या फिर इथाइल अल्कोहल ले लिया जाए, ठीक है ना, ठीक है, या फिर एसीटोन ले लिया जाए, ये दे रखा लिक्विड एसीटोन, ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। जैसे परफ्यूम में क्या होता है, अल्कोहल ही तो होता है ज़्यादातर। ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। वोलाटाइल का मतलब कम टेम्परेचर पे भी ये बहुत जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका अगर इसमें ले ले तो ये बहुत जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब बहुत जल्दी जल्दी कन्वर्ट होगा तो बहुत जल्दी ही यहाँ पे गैस जो वेपर बनेगा उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि ये इतना के बजाय और यहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। ये जो डिफरेंस है ये वाला मरकरी का जो डिफरेंस है यहाँ तक पहुँच जाए, तो हाइट काफ़ी डिफरेंस हो जाए, तो उस तरह से हम लोग प्रेशर का डिफरेंस काफ़ी हो जाए। तो क्या बताया कि जब अगर यहाँ पे लिक्विड को चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर आता है, सिस्टम के अंदर का प्रेशर सिस्टम के बाहर के प्रेशर में कितना डिफरेंस है वो बढ़ जाता है। अगर वोलाटाइल होता है तो वाटर में जितना है उसके कंपेयर में तो बढ़ ही जाता है वो, ठीक। तो एक चीज़ ये है कि जो हम लोग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसी के हिसाब से प्रेशर का डिफरेंस होता है। सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सिस्टम के बाहर के प्रेशर में कितना डिफरेंस है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर लिक्विड किस तरह का लिया गया है, वाटर है या अल्कोहल है या एसीटोन है या एसिड है, उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। कितनी बात समझ में आई? तो ये एक इक्विलिब्रियम में इसका यानी लिक्विड का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है प्रेशर को चेंज होने में, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे दे रखा हम लोग एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम भी होता है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो मैं बताता हूँ। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या बताया कि एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम लोग थोड़े वाटर ले लेते हैं, थोड़े से वाटर ले लेते हैं, और वाटर के साथ साथ जो है थोड़े से आइस डाल देते हैं। ये थोड़े से आइस डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, ये आइस होता है। इसके ऊपर से सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। इस सिस्टम का जो टेम्परेचर ले लेते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर लेंगे तो 273 केल्विन के बराबर टेम्परेचर है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका प्रेशर है ये। अब ये जो आइस है ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इसके अंदर वाटर के अंदर इस तरह से फ्लोट कर रहा है। कितनी बात सुन रही? अब थोड़ा सा टाइम जब पास होता है तो फिर देखते हैं कि आइस कितना है और वाटर कितना है। तो अभी भी देखते हैं कि जितना आइस पहले था उतना ही आइस अभी भी है, जितना वाटर पहले था उतना ही वाटर अभी भी है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस को मेल्ट करना चाहिए था, क्योंकि 0 डिग्री पे ऐसा होता है कि ये मिक्स स्टेट होता है, वाटर लिक्विड में भी होता है और आइस के फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये आइस को मेल्ट करना चाहिए था, वाटर बढ़ना चाहिए था, या वाटर को कंडेंस्ड होके आइस बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या देखा जाता है थोड़ी देर के बाद भी दोनों ही सेम है, यानी आइस जितना था उतना ही है और जितना वाटर था उतना ही है। तो फिर क्या हो रहा है, आइस वाटर में चेंज नहीं हो रहा है, या फिर वाटर जो है ना आइस में चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा ही तो हो रहा होगा, तभी तो दोनों बराबर है। लेकिन क्या बताते हैं कि ऐसा नहीं है,
कि आइस वाटर में चेंज नहीं हो रहा है या वाटर आइस में चेंज नहीं हो रहा है, दोनों हो रहा है, दोनों हो रहा है। आइस वाटर में भी चेंज हो रहा है, वाटर आइस में भी चेंज हो रहा है, दोनों ही हो रहा है। लेकिन चूंकि वो इक्वल हो रहा है, आइस एंड वाटर दोनों का जो कन्वर्जन है इक्वली है। जितना आइस वाटर में चेंज हो रहा है उतना ही वाटर आइस में चेंज हो जाएगा और होता है, और फिर वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। जो शुरू में जो ऐसा चेंज होता है वो तो होता है, लेकिन बाद में एक स्टेज आके रुक जाता है कि आइस कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, वाटर भी कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। तो ऐसा स्टेज जो होता है ये भी एक आइस वाटर का इक्विलिब्रियम हो जाता है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ जाता है। कितनी बात समझ में आई? हम लोगों ने बताया था जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही बराबर होते हैं। अगर एक रिएक्शन जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है, या फिर अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा। तो वाइस वर्सा होते रहता है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में जितना फॉरवर्ड रिएक्शन करके जाता है उतना ही बैकवर्ड करता है, जितना हीट रिलीज करता है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर जाता है। तो चेंज इन हीट इन ए होल सिस्टम जीरो आता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम के टाइम में? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा जी से दिखाते हैं, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, ये जीरो होता है। तो इक्विलिब्रियम के टाइम में डेल्टा जी का वैल्यू जीरो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज जीरो होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम दे रखा है। ऐसा ही दे रखा है एक इक्विलिब्रियम आता है गैस इन लिक्विड, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये दिखाते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड का एक दूसरा एग्जाम्पल भी दे रखा है। सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। पहला दे रखा है सॉलिड इन लिक्विड, क्या दे रखा है कि एक हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, ठीक है, और इसमें सपोज करो हम लोग एक सॉल्ट या शुगर को डिजोल्व करते हैं, क्या सॉल्ट या शुगर, तो शुगर को ही डिजोल्व कर लेते हैं, ये सिस्टम को बंद कर देते हैं। कितनी बात सुने? तो क्या देखते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड में थोड़े से शुगर या सॉल्ट डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास है, हम लोगों ने एक ग्लास पानी में थोड़े से शक्कर डाला और स्पून से इसको स्टीयर किया तो वो शक्कर जो ना डिजोल्व हो गया, ठीक है। फिर थोड़े से और डाला वो भी डिजोल्व हो गया, थोड़े से और डाला वो भी डिजोल्व हो गया। लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि अब हम लोग शुगर डालेंगे और स्टीयर भी करेंगे तब भी वो डिजोल्व नहीं होता। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं, उस सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। पढ़ा तो होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो पाता है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होता है उस टेम्परेचर पे। अगर हम लोग टेम्परेचर को ज़्यादा कम करते हैं तो सोल्युबिलिटी भी चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो जो डिजोल्व हो गया वो और जो अनडिजोल्व है वो, उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। वो उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आता है, जो डिजोल्व है और जो अनडिजोल्व है। अगर अनडिजोल्व डिजोल्व होगा जितना, तो जो डिजोल्व है वो दोबारा से कंडेंस्ड हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो एक सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मान लो कोई सॉल्ट डिजोल्व होता है वो लिक्विड के अंदर, तो उतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है या शुगर जो ना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जम जाएगा वापस, ठीक है।
तो वो होता है हमारा सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। दूसरा एक होता है हमारा गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोग देखते हैं कि आज कोल्ड ड्रिंक के बोतल में देखते हैं कौन सा गैस मिलाते हैं हम लोग। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सा गैस मिलाते हैं? CO2, ठीक है ना। नाइट्रोजन तो उसमें लगाते हैं, रेंसिडिटी, 10th क्लास में पढ़ा होगा रेंसिडिटी। जो खाने के आइटम होते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो फिर उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही बदल जाता है। तो उसको एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकने के लिए उसमें नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड का गैस फिल कर देते, नाइट्रोजन का गैस फिल कर देते हैं, ताकि वो नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्शन नहीं करता, और उस तरह से खाने का जो टेस्ट है और खाने का जो स्मेल है वो सब बचा रहता है। तो जितने ये चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसमें जो एयर भरा होता है वो बेसिकली नाइट्रोजन का ही कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक आता है, जैसे हम लोग का कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, जैसे पेप्सी या कोको कोला, जितने भी आते हैं, उसके अंदर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे उसको फिल करते हैं, यानी कि वो लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। यानी पहले थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया, और प्रेशर बढ़ा के और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया, और प्रेशर बढ़ा के और कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम डिजोल्व हो जाए एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है ना, गिवन टेम्परेचर पे, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो 1 atm होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर का प्रेशर तो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा के हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अंदर का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घट जाता है, सोल्युबिलिटी घट जाता, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसीलिए जितने भी कोल्ड ड्रिंक है किसी भी तरह का, वो सबको लो टेम्परेचर पर रखते हैं। जब लो टेम्परेचर यानी फ्रीज करके रखेंगे तो एक तो टेम्परेचर लो होने की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से डिजोल्व रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बेनिफिट है? कार्बन डाइऑक्साइड से बेनिफिट ये है कि जो वाटर का जो पानी को रखते हैं ना बोतल में भर भर के 6-6 महीने बाद पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक के पानी का बोतल जो भरा होता है 6 महीने के बाद, साल भर बाद पीते हैं, तो पानी का स्मेल आ जाता है वो। लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसको फिल कर देते हैं तो एक तो वो उसका स्मेल नहीं हो देता, पानी के अंदर स्मेल नहीं आने देता कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा ये कि जैसे अगर हम लोग उसको खोलेंगे, यानी कोल्ड ड्रिंक का बोतल जब फ्रिज से निकाल के खोलते हैं बॉटल को, तो बहुत तेजी से फिज निकलता है, फिज मतलब बबल्स निकलने लगते हैं, तो वो फ्रेशनेस ऐसा लगता है फ्रेश है बिल्कुल, तो उस लिक्विड को फ्रेश रखता है वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है गैस इन लिक्विड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ऑफ CO2 in liquid at high pressure and constant temperature also give equilibrium, ठीक है ना। ये भी एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर, क्योंकि देखो अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल बाहर रखेंगे तो बहुत देर तक वो ठंडा तो रहेगा नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलने लगता है तो उसका टेस्ट भी जाने लगता है, ठीक है। कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर बहुत दिन तक 1-2 दिन तक बाहर रखा जाए, अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा तो उसका टेस्ट भी जाने लगता है, तो वो जल्दी मतलब 1-2 दिन के अंदर में फिर उसको फ्रिज में रख रख के ठंडा रखते हैं, ताकि उसका टेस्ट बचा रहे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहेगा तो उसका टेस्ट भी बचा रहेगा, फ्रेशनेस भी बचा रहता है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिल करते हैं। तो ये भी एक हमारा इक्विलिब्रियम है,
आता है यहाँ पे एक लॉ आता है, नाम है उसका हेनरी लॉ, यानी मिक्सिंग ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है ना, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रेशर, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रेशर, और उसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो मैं अगला जो टॉपिक है हेनरी लॉ बताने जा रहा हूं, हेनरीज लॉ, ठीक है। जैसे एक हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक हमारा कंटेनर है ये, और ये एक लिक्विड है इसके अंदर, और यहाँ से गैस भर देते हैं। मान लो इसमें हम लोग गैस भर देते हैं इसको, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हम ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये गैसेस भरे हुए हैं, ठीक है ना। ये गैस जो है ना रैंडम मोशन में होता है, तो कुछ तो इस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बहुत सारा गैस होने की वजह से बाहर में ऊपर में रैंडम मूवमेंट में रहता है। एक इसके अंदर जो ना मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। मूवेबल पिस्टन आ रहा है समझ में? कहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मूवेबल पिस्टन? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। हाँ, तो ये जो है ना एक मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। अब क्या बताए कि अगर हम लोग इस पिस्टन को कंप्रेस करें, अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जितने भी गैसेस थे यहाँ से यहाँ तक, इन सब को पानी के अंदर डिसॉल्व कर देगा, दबा के बिल्कुल डिसॉल्व कर देगा जबरदस्ती। जैसे बोलते हैं ना कि जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो ऊपर जाने की तो जगह है नहीं, वो मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शन मूवेबल पिस्टन, तो वो पूरा घेर के रखता है। और जब उसको नीचे की दबाते हैं तो वो नीचे जो है ना गैस बाई हुक एंड क्रूक अंदर जाने लगता है पानी के अंदर, और वो पानी में डिसॉल्व होने लगता है, डिसॉल्व होने लगता है, डिसॉल्व होता है। तो जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, या कहेंगे पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, उतना ज़्यादा गैस वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता है। यही हमारा हेनरी लॉ कहलाता है। द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। द मास ऑफ अ गैस dissolve in a liquid is directly proportional to applied pressure। मैं इसको लिखता हूं, the mass of a gas dissolve in liquid is directly proportional to applied pressure। applied pressure, mass is directly proportional to P, applied pressure। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, ये K, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और एक ये हेनरी लॉ के हिसाब से रिलेशन आ जाता है। ये कितनी बात समझ में आई? तो ये था हमारा हेनरी लॉज, जिसकी वजह से ज़्यादा गैस को एक लिक्विड में डिसॉल्व किया जा सकता है एक गिवन टेम्परेचर पे, और वो डिपेंड करता प्रेशर पे। जैसे हम लोगों ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फीलिंग होती है, इसी लॉ को लेके चलते हैं, इसी लॉ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? कुछ समझ में आ रहा है? फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये जितने भी अभी हम लोग कर रहे थे फिजिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे। अब हम लोग आगे चलेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम करने चल रहे हैं, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल और भी है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो एक एग्जाम्पल और भी है, वो हम आपको सुनाते हैं और बताते हैं। पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इतना तो हमने बताया ही है, समझ में आ ही रहा होगा, मगर एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, उसे कराते हैं।
क्या बताया फिजिकल इक्विलिब्रियम का? देखिए पानी का टंकी तो देखा होगा, ठीक है ना? तो और एक्वेरियम भी देखा होगा। एक्वेरियम तो जानते ही होंगे क्या होता है, ठीक है? एक ग्लास का बॉक्स होता है एक्वेरियम, और उस ग्लास के बॉक्स में पानी डाल देते हैं और कुछ अलग टाइप के जो फिशेस के कलर होते हैं, अलग अलग वैरायटीज होती है, उसको डालते हैं, तो वो एक घर के डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं एक्वेरियम को। तो एक हम क्या लेते हैं, एक ग्लास का बॉक्स है जो बाहर से दिख रहा है कि उसमें कितना पानी है, तो ये एक हमारा ग्लास बॉक्स है ये, ठीक है? ये हम बना रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी का जो लेवल है, इसमें कितना पानी है, ये हम इसमें पूरा बाहर से दिख रहा है, क्योंकि ग्लास का है तो अंदर जितने भी जहाँ तक भी पानी का लेवल होगा वो दिखेगा, ठीक है? बाहर से ये दिख रहा कि पानी कितना है, यहाँ इस हाइट तक पानी से भरा हुआ है ये। इस ग्लास के एक्वेरियम में दो टैप लगे हुए हैं, दो टैप यानी कि नल लगा हुआ है। एक नल तो ये नीचे लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से पानी जो नीचे की तरफ पानी निकल जाएगा ये। एक टैप तो यहाँ लगा दिया, ठीक है? और एक टैप जो है ना ऊपर से लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है ना? ये ऊपर से लगा दिया। ये दोनों का मेजरमेंट सेम है, दोनों टैप का जो मेजरमेंट है वो सेम है। सेम का मतलब ये है कि जितना पानी ये आएगा, अगर इसको दोनों को ऑन कर दे तो जितना पानी इन करेगा उतना ही पानी जो है ना आउट हो जाएगा यहाँ से, अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए तो। कितनी बात समझ में? आगे चले। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों टैप को एक ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं ट्रांसलूसेंट, यू नो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये नाम सुना है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है? हाँ, ट्रांसपेरेंट का मतलब इधर से उधर दिखता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब, ट्रांसलूसेंट उसमें पार्शियली दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, हल्के दिखता है। और एक होता ओपेक, उससे दिखता नहीं है। तो अब हमने क्या कर रहे हैं कि ये तो गिलास का हमारा एक कंटेनर था, इतना पानी का लेवल दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो टैप लगाया हुआ है हम लोग इसको घेर देते हैं एक ओपेक मटेरियल से। ये यहाँ से ऐसे घेर दिया, ये लाल कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर भी घेर दिया और नीचे भी घेर दिया, यानी कि ये जो है आपको दिख नहीं रहा बाहर से, बाहर से नहीं दिख रहा कि टैप से पानी आ रहा है या टैप से पानी जा रहा है, ठीक है? कितनी बात सुन में? और दोनों टैप को ऑन कर दिया गया, दोनों नल को खोल दिया गया। कितनी बात समझ में आई? अब क्या होगा, जितना पानी इसके अंदर आएगा उतना पानी नीचे निकल जाएगा नीचे से, ठीक है? दोनों का रेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बराबर है, तो क्या होगा, पानी का लेवल कम होगा या ज्यादा होगा या उतना ही रहेगा इस ग्लास में, ग्लास के कंटेनर में? बताइए, ये पानी पानी का लेवल घटेगा बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? ये उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, जितना पहले दिख रहा था उतना ही रहेगा। लेकिन क्या इसमें पानी आ रहा है? इसमें पानी आ रहा है, पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है। तो बाहर से देखने से ऐसा लगता है कि इसमें ना पानी आ रहा होगा ना पानी जा रहा होगा, क्योंकि वाटर का लेवल सेम है, ठीक है ना? ना कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा, उतना ही है। तो बाहर से देखने से लगेगा कि ये पानी नहीं आ रही, आता भी नहीं है जाता भी नहीं है, लेकिन रियल में हो क्या रहा है? रियल में ये हो रहा है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर जा रहा है। ये एक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। कितनी बात समझ में आई? एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि जितना इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो उस वक्त जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है।
लेकिन एज ए होल अगर हम रिएक्शन को देखते हैं तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है उसमें से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता। ना उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है, ना डेंसिटी चेंज हो रहा है, ना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ना कलर चेंज हो रहा है। कोई भी चीज़ जो भी मेजर कर सकते प्रॉपर्टीज़, वो सभी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ दिख रहा है। तो ऐसा लगता है बाहर से कि ये जो रिएक्शन रुक गया, बंद हो गया है, लेकिन ये बेसिकली ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। रियल में ऐसा हो रहा है कि जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है। कितनी बात सुन में आई? आगे चले तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेबल पैरामीटर है जिससे हम लोग समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम को। कितनी बात सुन में आई? आगे चले, पीछे चले, आगे चले, ठीक है। अब मैं कल करूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं एक और एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही ऐसा है। तो सुनिए एक कहानी इसको। क्या है कि एक, अब तो हम लोग शहर में रहते हैं, शहरों के शादी ब्याह अलग हो जाती है, शादी के जो फंक्शन होते हैं। लेकिन पहले जो लोग थे शादी ब्याह गांव देहात में होते थे, तो बारात आते थे तो एक दिन रुक के जाते थे, यानी शाम में आए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एक गांव की शादी है और बाराती आए एक दूसरे गांव में, और उस फंक्शन में वहाँ पे अटेंड किए। तो बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग आए उस बारात में, ठीक है। तो जहाँ पे उनको ठहराया गया वो मैदान था, खुला मैदान था। पहले ऐसे ही होता था कि शादी जो होते थे ना खुले मैदान में लगा देते थे, पंडाल बांध देते, वहीं पे सब लोग सोते थे। अब शादी खाने का रिवाज नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे इनको ठहराया गया था खुले मैदान पे, वहाँ पे एक घर बना हुआ था, और वो घर का छत मतलब छत खुला हुआ था। जैसे बाउंड्री दीवार होती है ना, वैसा दीवार नहीं था, वो छत खुला हुआ था। और उस पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगा हुआ था। सीढ़ी बना हुआ नहीं था, बांस का सीढ़ी लगा हुआ था। जो गांव देहात में बांस के सीढ़ी होते ना, तो वैसे सीढ़ी लगा हुआ था, और वो छत खाली पड़ा हुआ था। तो जब बारात में लोग आते हैं तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, ये अपने अपने हरकतें करते हैं। चूँकि उस गांव के वो मेहमान होते हैं तो गांव वाले भी कुछ नहीं बोलते, जो करना है करने दो, एक दिन की तो बात होती है। तो ऐसे उनको मेहमान समझ के कुछ बोलते भी नहीं है। थोड़ा गलत वलत भी कर देते हैं तो लोग समझा लेते हैं, मगर डांटते वाटते नहीं है। तो कुछ बच्चे जो थे, जो जवान किस्म के थे, वो सीढ़ी से चढ़ के छत पे चले गए। कहाँ चले गए? सीढ़ी से चढ़ के छत पे चले गए, और उस तरफ, उस घर के दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो घर से दूसरी तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं वो लोग, ठीक है, मुस्कुरा रहे। तो जो लोग, बाकी जो लोग नीचे लड़के खड़े थे, और वो देखे, अबे भाई क्या बात है, ये तो ऊपर जाके बड़े मजे ले रहे हैं, कुछ उधर कोई ऐसी चीज तो नहीं है, ठीक है। तो वो लोग भी चढ़ने लगे, वो भी चढ़ गए, वो लोग भी जाके मुस्कुराने लगे, देखने लगे, हंसने लगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर में क्या हुआ कि जितने भी बच्चे थे जवान, वो सभी चढ़ गए छत पे। अब वो छत हो गया पूरा फूल, चारों तरफ से मतलब उस पे लोग खड़े हो गए। कितनी बात सुन में आई? अब उसमें जगह था ही नहीं जरा सा भी कि कोई आके खड़ा हो जाए। लेकिन जो लोग अभी जमीन पे नीचे बैठे हुए थे या खड़े थे, उनको लगा अभी ऐसी पे क्या बात है कि यार वहाँ पे छत पे जाके सबको मजे आ रहे हैं, मैं भी चढ़ता हूँ। लेकिन अब वो सीढ़ी पे जब चढ़ने लगे तो सीढ़ी के किनारे तक लोग खड़े हुए थे, छत पे जो है ना बिल्कुल किनारे तक खड़े थे। ऊपर से मना कर रहे कि यार भाई ऊपर मत चढ़ो यार, गिर जाओगे, ऊपर जगह है नहीं। तो वो नीचे वाला कह रहा है, अच्छा तुम तो जाके छत पे खड़े हो गए और मैं आ रहा हूँ तो जगह नहीं है, मैं भी चढ़ूंगा, ठीक है। फिर वो आदमी चढ़ने लगा, उसको ऊपर वाला मना कर रहा था, मगर वो चढ़ा। अब वो जब चढ़ा तो उस सामने वाले आदमी को पकड़ लिया। जैसे वो सामने वाला आदमी को पकड़ा, वो पीछे बैंड कर गया, पीछे की तरफ, अरे यार तुम, धक्का लग गया। वो पीछे की तरफ बैंड किया, वो पीछे की तरफ बेंड किया, तो अपने नेक्स्ट वाले आदमी को उसने धक्का मारी, उसने अपने नेक्स्ट वाले को धक्का मारा पीछे, अपने नेक्स्ट को धक्का मारा, और जो लास्ट बाउंड्री पे खड़ा था पीछे की तरफ, वो कहाँ चला गया? वो नीचे चला गया, वो नीचे चला गया, उस तरफ, छत के उस तरफ नीचे गिर गया। और ये जो चढ़ रहा था वो, उसको जाके जगह मिल गई खड़े होने की आराम से। अब उसके बाद फिर एक देखा, अरे यार ये तो बोल रहा था जगह नहीं है, ये भी जाके चढ़ गया। तो फिर वो
एक और चढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर पीछे वाला मना कर, अरे मत छोड़ भाई, जगह नहीं है, जगह नहीं है। मगर वो भी वैसे ही गया, उसने भी आओ किसी को बोला कि मुझे हाथ पकड़ो वरना मैं पैर खींच लूंगा। वो डर के मैं उसका हाथ पकड़े, वो भी पीछे की तरफ बेंड किए, वो भी पीछे पीछे पीछे, लास्ट वाले बाउंड्री के लाइन से एक तरफ एक आदमी नीचे गिर गया। तो अब क्या हुआ, उस छत पे क्या हो गया है, एक इक्विलिब्रियम आ गया है। उस छत पे एक इक्विलिब्रियम आ गया, इधर से एक आदमी चढ़ेगा तो दूसरी तरफ छत के उसको दूसरी तरफ से कोई ना कोई गिरेगा ही उधर। ठीक है, तो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम वहाँ पे छत पे आ गया है, क्योंकि जगह है नहीं तो जितने इधर आएंगे उतने ही उधर गिर जाएंगे। तो ये भी एक ऐसे हंसने वाली कहानी है इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग का फिजिकल इक्विलिब्रियम। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को, वो और भी मज़ेदार है और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। मगर एक आइडिया तो जनरेट हो ही गया कि इक्विलिब्रियम कहते किसको है। ठीक है, आज यहीं पे रहने देते हम लोग।